हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 12 स्टडी करेंगे। इसमें हम गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस जो पिछले लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाई थी उन्हें कंप्लीट करेंगे। यानी कि आज अगर हम गॉस लॉ की बात करें तो हम एक स्फेरिकल शेल के लिए बात करेंगे। एक स्फेरिकल शेल है, उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके कारण हम अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सिचुएशन में पॉइंट्स लेकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। किसके कारण? स्फेरिकल शेल, जो कि कैसी है? थीन है, पतली है। एक स्फेरिकल शेल है हमारे पास, उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, यह हमारी कंडीशन है। और याद रखिएगा, गॉस लॉ से आपको इसको फाइंड आउट करना है। गॉस लॉ किस बेस पे बात करते हैं? फ्लक्स के बेसिस पर। तो आपको वो कंसेप्ट लगाकर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा बेसिक टॉपिक हो गया आज का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम थीन शेल को कंसिडर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक थीन शेल ये कंसिडर कर लिया, ऐसा है ना। इसको हमने चार्जेस प्रोवाइड किए, तो हम देखते हैं कि जो चार्जेस हैं वो ऐसे फैल जाएंगे, यानी कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इस तरह से। देखिए, ये लीजिए, इस शेल का कुछ रेडियस है। सपोज ये रेडियस है आपके पास कैपिटल आर। ये रहा सेंटर पॉइंट उस शेल का। अब इससे आपको गॉस लॉ एप्लीकेबल करके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आपको वो जो 4 स्टेप्स मैंने बताए थे वो 4 स्टेप्स यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। क्या क्या स्टेप था? सबसे पहला स्टेप आता है कंसीडर गॉसियन सरफेस। अब आप सोचो कि जब आपके पास एक सिंगल चार्ज था, ऐसा प्लस क्यू चार्ज था, तो इसके आसपास आपने एक स्फीयर कंसीडर कर लिया था, ये गॉसियन सरफेस थी। अब ऑलरेडी ये स्फीयर है, तो अब क्या करोगे इस केस में? आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करोगे, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर हम कैसे इस पर देख पाएंगे? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है कंसीडर गॉसियन सरफेस। तो मैं इसके आसपास एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेता हूं, और ये देख सकते हो आप कि अगर इस शेल से बाहर अगर आपने एक पॉइंट लिया है, यहां इस लोकेशन पर, सपोज थोड़ा दूर हो गया है, इस लोकेशन पर अगर आपने एक पॉइंट ले रखा है P, तो इस P पर आपको एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी इस शेल के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको कवर्ड कर लेते हैं, पूरी तरह से ऐसा कवर्ड कर लेते हैं। ये हो गया गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस यही कहता है ना कि क्लोज सरफेस होनी चाहिए। तो ये देखिए क्लोज सरफेस हो गया। तो हम इसको नाम क्या देंगे? भाई ये तो इमेजिनरी सरफेस है, और किसके लिए है? गॉस के लिए है। इसलिए ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये गॉसियन सरफेस को रिप्रेजेंट करती है। गॉसियन सरफेस जो कि कैसी है? इमेजिनरी है, यानी कि मैंने इसको इमेजिन किया है। ऐसी थी नहीं, लेकिन मैंने उसको इमेजिन किया है। आप समझ सकते हैं, ये थोड़ा सिमेट्रिक नहीं बनी है, बट ओके, ये स्फेरिकल है। अब यहाँ अगर आपने पॉइंट लिया है, इस पॉइंट का नाम रहेगा P, और ये जो पूरी सरफेस आपने कंसिडर करी वो S है। कितनी सरफेस कंसिडर की है? S। आप सुनिएगा, तो उस पॉइंट की डिस्टेंस बताओ। तो पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से बताएंगे, ना कि सरफेस से, ध्यान रखिएगा, ऐसे बताई जाती। तो ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो कितनी है? R। यानी कि इस स्फीयर के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की हमको बात करनी है। देखो क्या बात करनी है हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले अगर हम गॉस लॉ की बात कर रहे हैं तो हमको फ्लक्स निकालना पड़ेगा, है ना। फ्लक्स से ही तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर पाएंगे। वो सिंपल मेथड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गॉस लॉ से यूज करके उसको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो तो हमने यहां पर है ना एक कंसिडरेशन करते हैं कि अगर इतना सरफेस S है तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण कितना एरिया होगा यहां पर? DS। देखो ये DS ले लो, और जैसे ही आप DS लेते हो वहां पर एरिया कंसिडर कर लो, ये रहा DS वेक्टर, और यही लोकेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। तो बेसिकली थीटा अगर देखा जाए दोनों के बीच में कितना है? 0 डिग्री। तो क्या थीटा सब जगह मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा, सिमेट्रिक सरफेस है क्योंकि ये वाली स्फेरिकल। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए नाउ हमारे पास जो इक्वेशन होता है, क्या इक्वेशन होता है कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E इंटू DS इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है, तो इसकी वैल्यू पता करने के लिए हमने लिखा E और इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड, ओके, DS इंटू कॉस
थीटा, थीटा कितना है 0 डिग्री, तो बचता कितना है ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है, लेकिन ये चीज की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ds 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 कर करके मैं पूरे सरफेस को कंसिडर कर लूंगा, तो मेरे पास ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल शेल, जो कि कितना आएगी, वो आती है 4 पाई, अगर रेडियस r है तो उसका स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ e ds इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड 4 पाई आर स्क्वायर, एंड ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसके बाद बोला जाता है कि कंसीडर चार्ज, यानी कि कैलकुलेट चार्ज, इसके अंदर का चार्ज कितना है वो कैलकुलेट करिए। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि चार्ज इनसाइड द सरफेस, सोचो कितना चार्ज होगा इस केस में, कितना चार्ज हो सकता है बताइए मुझे। यहाँ पे फटाफट क्या लिखना है, यहाँ पे चार्ज इनसाइड अगर मुझे यहाँ लिखना हुआ तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई इसके अंदर चार्ज कितना है, Q। ये दो चीजें आ गई, अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। भाई यहाँ पे गॉस के जो स्टेप्स थे वो फॉलो कर रहे हैं हम, और स्टेप बाय स्टेप हम वैल्यूज निकालते आ रहे हैं। अब क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज उठाइए और जो एक फाइनल एक्सप्रेशन होता है उसमें पुट कर दीजिए, जो कि क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, यानी कि क्लोज्ड जो चार्ज होता है वो डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू उठाओ इक्वेशन नंबर 1 से, जो कि कितनी है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्यू इनसाइड कितना है, क्यू ही अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली E इज इक्वल टू कितना आया, 1/4 पाई नीचे चला जाएगा, उसके साथ एप्सिलॉन लिख दीजिए, Q बाय आर स्क्वायर, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस पॉइंट पर, जो कि मैंने एक इमेजिनरी कंसिडर किया हुआ था। अब अगर आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया है, ये कहाँ का है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप नोट कर रहे हो ना, तो ये आउटसाइड है, देखो, क्योंकि ये P पॉइंट जो आपने लिया है यहाँ, ये कैसा है, आउटसाइड। तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है आपके पास, आउटसाइड वाली आई है। अब आप सोचो कि ये पॉइंट खिसक के यहां आ जाता, तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता वो भी देख लीजिए यहां पर, है ना, यानी कि हम सरफेस पर चले जाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे कि ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है, और ये हमको आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, सरफेस ऑफ द सेल, ये वाला शेल नहीं, ये है ना, हम शेल के ऊपर पहुंच गए। यहां आप देखेंगे कि ये जो पहला वाला केस था ना, इस केस में स्मॉल आर बड़ा था, कैपिटल आर छोटा था, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस केस में आई है निकल के, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो फिर ये वाला केस कौन सा है, जब आप यहां पहुंच जाओगे उस समय ये वाला आर ये वाले आर के बराबर हो जाएगा, यानी कि स्मॉल आर किसके बराबर, सिंपल। तो फिर हम ये इस इक्वेशन का यूज कर लेते बाय इक्वेशन 3। तो जहां स्मॉल आर है वहां कैपिटल आर रख दो, तो E ऑन द सरफेस हो जाएगा भाई साहब, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहां बोलो Q, क्योंकि Q तो अभी भी पूरे शेल पर है उतना ही, बस ये चेंज हो गया बच्चों, न्यूटन पर कूलम। ये लीजिए, ये सरफेस पर आया, कब, जब R इसके R के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट जो केस है वो बड़ा ही अच्छा केस है, उसमें हम देखते हैं कि अगर सोचो कि ये पॉइंट अंदर ले लिया जाता तब क्या होता, यानी कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इनसाइड द शेल, कहां जा रहे हैं हम, इनसाइड द सेल, इसका मतलब स्मॉल आर अब बेचारा छोटा हो गया है कैपिटल आर से, यही होगा ना, क्योंकि अगर आप अंदर चले जाते हो, देखो ऐसा, ये शेल थी, आपने चार्जेस यहां दे रखे हैं इस तरह से, है ना, और आपका यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है r, जबकि आपका पॉइंट सरफेस से खिसक के यहां आ चुका है इस पॉइंट। तो जहां भी आएगा वहां पे आप सरफेस कंसीडर कर लीजिए, कौन सी, गॉसियन सरफेस। आप सोचोगे सर ये पॉइंट जब यहां उठ के आया था तब तो किया नहीं, अरे भाई वो तब तो आप उसी सरफेस पर ही आ गए थे, तो अगर मैं यहां डॉटेड इसके ऊपर ही बना लेता तो भी आपको नहीं दिखता। तो अब हम अंदर गए तो ये आर है, अब आप देखो कि यहां से लगा के यहां तक कैपिटल आर है, जबकि यहां से लगा के स्मॉल आर है, तो ये देखो ये कंडीशन आ जाएगी। अब मुझे एक चीज बताइए, अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी क्या,
सोच समझ के जवाब देना मन में ही कि भाई जब हम अंदर चले गए तो अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। चार्ज किसी भी कंडक्टर में सरफेस पे रहता है, अंदर सेंटर पर नहीं मिलेगा आपको चार्ज। तो सोचो कि अगर इसके अंदर चार्ज जीरो है तो चार्ज का एग्जिस्टेंस किससे होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड से। या इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस किससे होता है? चार्ज से। क्योंकि हमको पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है? QE। या अगर मैं इसको E इज इक्वल टू ऐसा लिख दूं तो चलेगा, F/Q। तो अगर Q जीरो तो E जीरो, या E जीरो तो Q जीरो, है ना। ये दोनों चीजें ऐसी हो जाती है, यानी कि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है किसी पॉइंट पर तो वहां चार्ज ही नहीं होगा, और अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा? तो अब सोचें अगर Q जीरो है तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो गया? जीरो, यानी कि अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलने वाली है। तो आपका जो आंसर सिंपल सा हो जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड मिलेगा आपको वो कितना है? जीरो। तो मैंने यहां पर 3 कंडीशन लगा दी है, तीनों के कारण। ये इक्वेशन नंबर 4 था, इक्वेशन नंबर 5 था। आप देख सकते हो इक्वेशन 3 में आउटसाइड एक पॉइंट लिया, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया हमने, वहां पे फ्लक्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया, इतना आया। जब ये पॉइंट खिसक के सरफेस पे चला जाता है तो सरफेस पे जाएंगे उस समय स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता है, यानी कि ये वाली कंडीशन आती है। उस समय आपको स्मॉल आर को रिप्लेस कर देना है कैपिटल आर से, तो आपका सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। जब आप अंदर चले जाते हो तो आप देखेंगे कि अंदर तो कोई चार्ज की कोई प्रेजेंस नहीं है, और जब चार्ज की प्रेजेंस नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस कैसे हो सकती है? इसलिए सिंपली हमने बता दिया कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब ये जो 3 इक्वेशन आए हैं इनसे थोड़ा सा हम ग्राफ बना के सीखते हैं, है ना। ग्राफ क्या होगा? देखो ग्राफ तीनों अलग अलग सिचुएशन में बनेगा आर के रिस्पेक्ट में। आर यानी कि डिस्टेंस, है ना। तो पहले तो मैं वो 3 इक्वेशन लिखता हूं, उसके बाद हम ग्राफ की बात करें। कौन कौन सा इक्वेशन आया था? ये आया था आउटसाइड, है ना, यानी कि लिख दूं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना आया था? E आउटसाइड इज इक्वल टू 1/4πε0, जो चार्ज था +Q डिवाइड में R² न्यूटन पर कूलम। दूसरा इक्वेशन आया था इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर? ऑन द सरफेस आया था। कितना आया था? सिंपल सा आया था कि E सरफेस जो आया है वो बस R को रिप्लेस किया था आपने स्मॉल r को कैपिटल R से, है ना। तो वो क्या बन रहा था आपके पास? कैपिटल R का स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, ये बना। तीसरा जो जब हम अंदर चले गए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो भाई इनसाइड तो चार्ज ही नहीं था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना हो जाएगा? जीरो। ये लीजिए, ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस आती हैं इस तरह से। अब इनके बेसिस पर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। किस किस के बीच में बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के रेफरेंस में। तो हमको क्या करना है? 2 स्टेटमेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये ऐसा है ना, ये यहां से यहां तक कैपिटल आर था, यहां पर एक पॉइंट लिया था P, जहां पर डिस्टेंस कितनी ली थी? R। एक पॉइंट आपने यहां लिया था जब ये खिसक के यहां आ गया था, जब उस समय स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो गया था। यानी कि इसकी अगर मैं बात करूं, इस समय R बड़ा था कैपिटल R से, इस समय R बराबर हो गया था स्मॉल r से, इस समय R छोटा हो गया कैपिटल R से। ये 3 कंडीशंस होती है। अब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूं, यानी कि ग्राफ बिटवीन E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड R, देखो तो ये रहा वो ग्राफ, ठीक है। इस तरफ आपको जाना है R, इस तरफ आपको जाना है E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा ओरिजिन। तो एक काम करो, या तो आप इस शेल के सेंटर से बाहर की तरफ जाओ, यानी कि जब सेंटर से बाहर की तरफ जाओगे तो R इंक्रीज होगा। कहां से इंक्रीज होगा? जीरो से। जब वो आप आउटसाइड से अंदर की तरफ आओगे तो R इस केस में मैक्सिमम होगा, यानी कि वो डिक्रीज होता हुआ आएगा। तो आप सोचो कि यहां सेंटर से अगर हम चलना शुरू करें, उस समय R कितना है? जीरो। तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना है? जीरो। तो यहां अगर दोनों जीरो हैं, R भी जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, तो आपका पहला पॉइंट तो यहां आ गया। फिर आप थोड़ा सा और स्टेप चले यहां, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो, मतलब R थोड़ा सा आप चल दिए तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहां जीरो। फिर आप थोड़ा और चले और इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कितना मिला? जीरो। फिर जैसे आप सरफेस पे पहुंच गए सडन इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप सरफेस पर ही हो, आप चार्ज के ऊपर ही खड़े हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज्यादा होगा, यानी कि सबसे ज्यादा। इसके बाद अगर आप कदम लेते हुए आगे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा।
है ना। तो जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचते हैं, यहां ये आर क्या है, ये सरफेस है, यानी कि जैसे ही मैं सरफेस पे जाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि ऐसे कुछ ये यहां, ये उस समय इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिली, जबकि यहां तक कुछ भी नहीं था, है ना। तो यहां से मिलना शुरू हो गई है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद मैं 2 कदम और आगे बढ़ा, यानी आर को और बढ़ा, तो मैं देखता हूं कि पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड अब कम हो गया यहां, फिर 2 कदम आगे बढ़ा, फिर देखा और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया यहां, ये देखो, फिर और आगे बढ़ा तो मैं देखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो गया, और आगे बढ़ गया तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली ग्रेजुअली डिक्रीज होता जा रहा है विद द इंक्रीमेंट इन द आर के साथ। अगर आप इंक्रीज करते जाएंगे तो एक फाइनल स्टेज आर की ऐसी आएगी, यानी कि आर बहुत बड़ा कर दीजिए तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगी, 0, है ना। तो अगर इन पॉइंट्स को मैं मिला दूं तो देखो ये ऐसे चलेगा, ये गया यहां और भाई साहब ये सडन ऊपर उठा, है ना, फिर उसके बाद ये ऐसा खत्म। यहां क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये रीजन जो है ये इनसाइड को शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। कहां, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। फिर ये लाइन किसको शो करती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो करती है सरफेस पर। ये लाइन किसको शो कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रही है आउटसाइड पर। देखो भाई साहब कितना अच्छा कंसेप्ट है कि हमको कुछ देर तक यहां से लगा के यहां तक कितनी डिस्टेंस है, आर है, कैपिटल आर, यानी कि सरफेस तक की डिस्टेंस। ये आर कहां है, सरफेस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है शेल के कारण। तो स्टूडेंट्स आज हमने लास्ट टॉपिक जो कि गॉस लॉ था उसके एप्लीकेशंस तक हमने स्टडी कर लिया है। हमारा लास्ट टॉपिक जो होता है वो शेल पर ही होता है। एनसीईआरटी में या सीबीएसई में इस बार जो शेल वाला पोर्शन है वो हटा दिया गया है, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो आप डोंट वरी, आप इसका टेंशन ना लीजिए, आप बिल्कुल उसको थ्योरेटिकल अच्छे से पढ़िए, कंसेप्ट अच्छे बनाइए, न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे, जितने भी इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बन रहे हैं उन पर हम स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद सेकेंड चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर हम बातें करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।